मुजाहिद शाहिद अली को झांसी से गिरफ्तार किया गया था और झांसी के किले में ले जाया गया था। वहां उससे बाकायदा पूछगिछ शुरू हो गई। उसे हर किस्म की अजियत का निशाना बनाया गया, लेकिन शाहिद अली ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने ये तस्लीम कर लिया कि वो सपेरा नहीं है, कश्मीरी मुजाहिद है, मगर उसका रोहित डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं। इंटेलिजेंस के चीफ ने पूछा, अगर तुम्हारा डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं है तो तुम झांसी में सपेरे का भेस बदल बदल कर क्या कर रहे थे? शाहिद अली ने कहा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने मुंबई गया हुआ था। वापस कश्मीर के लिए रवाना होने लगा तो सुना कि रोहितगढ़ के डैम को उड़ा दिया गया है। मुझे मालूम था कि पुलिस ने अंधाधुंध पकड़ धकड़ शुरू कर दी होगी और जिस पर जरा सा भी शक पड़ा उसे कश्मीरी मुजाहिद समझकर पकड़ लेगी। बस इस ख्याल से मैंने सपेरों वाला हुलिया बनाया और बम्बई से चल पड़ा। लेकिन झांसी के इंटेलिजेंस चीफ ने शाहिद अली के बयान पर बिल्कुल यकीन न किया। जब उसे ये खबर मिली कि ग्वालियर में भी एक मुजाहिद पकड़ा गया है तो उसको पक्का यकीन हो गया कि इस कश्मीरी मुजाहिद शाहिद अली के ताल्लुक इस गिरोह से है जिसने रोहित डैम को तबाह बर्बाद करके भारत की इंटेलिजेंस की इज्जत खाक में मिला दी है। उसने शाहिद अली के गिर्द सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए और उसे फौरन नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के सबसे बदनाम और खौफनाक टॉर्चर सेंटर में पहुंचा दिया। नजीबाबाद के पत्थरगढ़ किले के टॉर्चर सेल का इंचार्ज इंटेलिजेंस का DIG गोपाल कालीकर एक मरहट्टा था जो वहाँ काले जल्लाद के नाम से मशहूर था। भारी भरकम गोपाल कालीकर का रंग काला था और वो अजियतें दे देकर कई बेगुनाह मुल्जिमों को हलाक कर चुका था। उसके नजदीक किसी मुश्तबा मुल्जिम को अजियतें देकर हलाक करना ऐसा ही था जैसे कोई किसी मक्खी को मसल दे। बड़ा संगदिल और बेरहम आदमी था। उसके टॉर्चर करने का तरीका ऐसा भयानक और तकलीफदेह होता था कि जिस बेचारे ने कोई जुर्म न भी किया होता वो भी घबरा कर इकबाले जुर्म कर लेता। शाहिद अली को इसी काले जल्लाद गोपाल कालीकर के हवाले कर दिया गया और उसे ऊपर से हुक्म दिया गया कि इस कश्मीरी मुजाहिद का ताल्लुक रोहित डैम तबाह करने वाली कमांडो पार्टी से है। चुनाचे से हर हालत में इसके गिरोह के दूसरे लोगों का अता पता मालूम किया जाए। काले जल्लाद कालीकर ने पहले ही दिन मुजाहिद शाहिद अली को जंजीरों से बांधकर इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया और उसे शाम को होश आया। होश आने के बाद काले जल्लाद ने शाहिद अली से बाकायदा पूछगिछ शुरू कर दी। कहने लगा, मैं किस किस्म का जल्लाद हूँ इसका नमूना मैंने तुम्हें दिखा दिया है, लेकिन ये मैंने सिर्फ अपने हाथ खोलने के लिए किया। असल ड्रामा बाद में शुरू होगा। तुम्हारी जान सिर्फ इस सूरत में बच सकती है कि चुपके से मुझे अपने साथियों के नाम और पते बता दो कि वो कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। अगर तुमने ये सब कुछ बता दिया तो मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस किस्म की बातें शाहिद अली के लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने कमांडो मिशन के दौरान वो बदकिस्मती से या अपनी किसी गलती से पकड़ा गया था तो उसके साथ भारत के हुकूमत खानों में ऐसा ही वहशियाना सलूक होता रहा था। चुनाचे शाहिद अली ने साफ इनकार करते हुए कहा, मैं कश्मीरी मुजाहिद जरूर हूँ लेकिन मैं कश्मीर के महाज पर भारतीय फौज से लड़ता हूँ। भारत के दूसरे शहरों में धमाके करना मेरा काम नहीं है, इसलिए मेरा रोहितगढ़ डैम की तबाही से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन गोपाल कालीकर जल्लाद भला कैसे यकीन कर लेता। उसने शाहिद अली पर अज़ियत के नित नए वहशियाना तरीके आजमाने शुरू कर दिए। ऊपर से अगर कालीकर जल्लाद को यह हिदायत न मिलती कि इस कश्मीरी मुजाहिद को मारना नहीं है बल्कि आखिरी दम तक इससे इसके साथियों का पता चलाने की कोशिश करनी है तो कालीकर शाहिद अली को पहली रात ही अजियत देकर मार चुका होता। नजीबाबाद के किले पत्थरगढ़ के बारे में हम ये बताते चलें कि ये किला इसी इलाके की एक सरकश भाट कौम के डाकुओं की वजह से बहुत मशहूर रह चुका था। किसी जमाने में सुल्ताना डाकू ने भी इस पुराने किले को अपनी आमाजगाह बना रखा था। बाद में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अपनी तहवील में ले लिया और आजकल वहाँ सूबे की इंटेलिजेंस पुलिस ने अपना खास इंटेरोगेशन सेंटर बनाया हुआ था और मरहट्टा DIG इंटेलिजेंस इस अजियतगाह का इंचार्ज था। यहाँ उन खतरनाक मुल्जिमों को लाया जाता था जो हर किस्म की अजियत बर्दाश्त कर जाते मगर जबान न खोलते थे। किला पत्थरगढ़ के करीब ही वो जंगल था जिसका शुमार इंडिया के खौफनाक और खतरनाक जंगलों में होता था। सुल्ताना डाकू तो अब नहीं रहा था लेकिन उसका एक शागिर्द बिरजू भाट कत्लो गारत और डाका जनी के बाद अक्सर इस जंगल में रूपोश हो जाया करता था। इस जंगल में उसने पुलिस से बचने के लिए अपने कई खुफिया ठिकाने बनाए हुए थे। सुल्तान डाकू की तरह डाकू बिरजू भाट के भी इलाके में बड़ी दहशत थी और पुलिस भी उसका मुकाबला करने से कतराती थी। ये इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त शाहिद अली को पूछगिछ के लिए किला पत्थरगढ़ में लाया गया था तो इस किले में इन दिनों डाकू बिरजू भाट के गिरोह का एक डाकू भी पुलिस ने पकड़कर बंद कर रखा था और जल्लाद गोपाल कालीकर उससे भी पूछगिछ कर रहा था कि बिरजू डाकू का खुफिया डेरा जंगल में कहाँ पर है। इस डाकू बिरजू भाट के साथी का नाम रामदत्त था। किले की जिस कोठरी में मुजाहिद शाहिद अली को कैद किया गया था उसके साथ वाली कोठरी में बिरजू डाकू का साथी रामदत्त भी बंद था। वो कोठरी जहाँ पूछगिछ के दौरान तशद्दुद किया जाता था वहाँ से कुछ फासले पर किले के मशरकी हिस्से में थी। पहले ही दिन जब शाहिद अली को जल्लाद कालीकर ने अंधाधुंध पीटने के बाद बेहोशी की हालत में उसकी कोठरी में फेंक दिया तो 1-1.5 घंटे बाद जब शाहिद अली अपने होशो हवास में आया तो साथ वाली कोठरी से कराहने और जल्लाद कालीकर को गालियां देने की आवाज आ रही थी। ये बिरजू डाकू का साथी रामदत्त था जिस पर तशद्दुद के बाद उसे उसकी कोठरी में लाकर डाल दिया गया था। शाहिद अली के साथ ही साथ डाकू रामदत्त पर भी तशद्दुद और पूछगिछ का सिलसिला शुरू हो गया। शाहिद अली हर किस्म का अज़ियतनाक तशद्दुद बर्दाश्त करता रहा
मगर उसने अपनी जबान बंद रखी। दूसरी तरफ डाकू रामदत्त का बुरा हाल था। उसे तरह तरह की अजियतें देने के बाद जब कोठरी में लाकर डाल दिया जाता तो वो देर तक कराहता रहता और पुलिस इंचार्ज गोपाल कालीकर को गालियां देता रहता। इस तरह 2 दिन और 2 रातें गुजर गईं। दूसरी तरफ डाकू बिरजू भाट भी अपने साथी रामदत्त को पुलिस के चुंगल से निकालने के लिए बेचैन था और मौके के इंतजार में था। तीसरे दिन का जिक्र है कि शाहिद अली अपनी कोठरी में तशद्दुद की वजह से कुछ निढाल सा होकर पड़ा था। साथ वाली कोठरी में रामदत्त डाकू को अभी असियतें देने के बाद लाकर बंद कर दिया गया था और वो कराह रहा था और पुलिस को गालियां भी दे रहा था। शाहिद अली की कोठरी का दरवाजा बंद था। इतने में रात की खामोश फजा फायरिंग के धमाकों से गूंजने लगी। ये स्टेन गनों और 303 की राइफलों के धमाके थे जिनकी आवाज बड़े करीब से आ रही थी। फायरिंग अंधाधुंध और मुसलसल हो रही थी। शाहिद अली जाग रहा था। उसे ऐसे लगा जैसे पत्थरगढ़ के किले पर किसी बहुत बड़ी फौज ने हमला कर दिया है। ये मुख्तसर सी फौज बिरजू डाकू के गिरोह की थी जिसने अपने साथी रामदत्त को जेल से निकालने के लिए अचानक जलगार कर दी थी और खूनी डाकू बेतहाशा गोलियां बरसाते किले की शिकस्ता दीवार में से किले के अंदर दाखिल हो गए थे। अगर ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का सेंटर होता तो यहाँ फौज तैनात होती जिसका मुकाबला करना बिरजू डाकू के बस की बात नहीं थी। ये पुलिस इंटेलिजेंस का सेंटर था जहाँ पुलिस की महदूद मुसल्ला नफरी तैनात थी और पुलिस पहले ही बिरजू डाकू के नाम से दहशतजदा थी। बिरजू डाकू ने किले में दाखिल होते ही 6-7 सिपाहियों को भून डाला। बाकी जान बचाकर इधर उधर छुप गए और यूं ही नाम रखने को हवाई फायरिंग करने लगे। बिरजू डाकू के लिए मैदान साफ था। वैसे भी वो आंधी की तरह आया था। उसके मुखबरों ने उसे बताया था कि रामदत्त कौन सी कोठरी में बंद है। वो स्टेन गन की बौछारें मारता अपने आदमियों के साथ सीधा रामदत्त की कोठरी के पास आ गया। राइफलों के बट मारकर कोठरी का ताला तोड़ा। रामदत्त पहले ही से फायरिंग की आवाज सुनकर बिरजू गुरु की जय के नारे लगा रहा था। शाहिद अली ये सारी आवाजें अपनी कोठरी में बैठा सुन रहा था। वो समझ गया था कि साथ वाली कोठरी में जो डाकू कैद है उसको छुड़ाने के लिए उसके साथी आ गए हैं। कोठरी के बाहर बिरजू डाकू ने चिल्लाकर कहा, रामदत्त बाहर आ जा, मैं आ गया हूँ। उसके बाद रामदत्त की आवाज आई, गुरु मुझे पता था तुम जरूर आओगे। शाहिद अली को अपनी कोठरी के आगे से आदमियों के दौड़ने भागने की आवाज आई। साथ ही उसने सुना कि रामदत्त ने बुलंद आवाज में कहा है, गुरु बिरजू, इस कोठरी में भी कोई कैदी है, मुझे वो भी डाकू लगता है, उसको भी साथ ले चलो। उसके बाद बिरजू डाकू की आवाज बुलंद हुई, उसको भी ले चलो। फिर शाहिद अली की कोठरी का भी ताला टूटा। फराक से दरवाजा खुला। बाहर बिजली की रोशनी में शाहिद अली ने एक दराज कद आदमी को देखा जिसने मुंह पर काला कपड़ा लपेट रखा था। उसके हाथ में स्टेन गन थी। उसके साथ रामदत्त के दूसरे मुसल्लह डाकू भी थे। दराज कद आदमी जो बिरजू डाकू ही था शाहिद अली से कहा, महाशय तुम भी आ जाओ हमारे साथ। शाहिद अली ने ये मौका गनीमत जाना और कोठरी से निकलकर इन डाकुओं के साथ हो गया। डाकू गोलियां बरसाते किले की शिकस्ता दीवार में से निकलकर दरख्तों में उस जगह गए जहां 2 जीपें और कुछ घोड़े खड़े थे। रामदत्त ने शाहिद अली को भी उसी जीप में अपने साथ बिठा लिया जिसमें बिरजू डाकू और 2 और डाकू बैठे थे। उनके बैठते ही जीप एकदम स्टार्ट हुई और नजीबाबाद के खतरनाक जंगल की तरफ दौड़ने लगी। पीछे दूसरी जीप थी और उसके पीछे बाकी डाकू घोड़े दौड़ाते और फायरिंग करते चले आ रहे थे। ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया था कि शाहिद अली को यकीन नहीं आ रहा था कि वो किले की कैद से आजाद हो गया है। घने जंगल में दाखिल होने के बाद डाकुओं ने फायरिंग बंद कर दी। अंधेरी रात में डाकुओं की दोनों जीपें और घोड़े आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे। काफी फासला तय करने के बाद जीपें एक जगह दरख्तों के पास आकर रुक गईं। बिरजू डाकू जीप से उतरा। उसने अपने साथी रामदत्त को साथ लिया। रामदत्त ने मुजाहिद शाहिद अली को साथ लिया और अंधेरे में दरख्तों के उस झुंड की तरफ चले गए जहाँ 2-3 जगहों पर लालटेनें जल रही थी। जहाँ एक झोंपड़े के आगे बड़ी चारपाई बिछी हुई थी, वहाँ भी कुछ डाकू मौजूद थे। वो सब अपने साथी रामदत्त को देखकर बड़े खुश हुए, उसको गले लगकर मिले और फिर एक डाकू ने शाहिद अली की तरफ देखकर कहा, गुरु ये नमूना कहाँ से पकड़ लाए हो? रामदत्त ने शाहिद अली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इसे भी अपना साथी ही समझो, उस साले कालीकर ने इसे भी बहुत पीटा है। बिरजू डाकू ने इस दौरान अपनी स्टेन गन कंधे से उतार कर हाथ में ले ली और रामदत्त से कहा, रामू अपने दोस्त को अंदर ले आओ। शाहिद अली ने दिल में सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गड़े से निकलकर कुएं में गिर पड़ा हो। ये सारे डाकू हिंदू कौम के थे। वो मुसलमान था और कश्मीरी मुजाहिद था जो उनकी फौज के खिलाफ जिहाद कर रहा था। बहरहाल अब वो उनके साथ था। ये बात उसने दिल में तय कर ली थी और वो उन्हें अपने कश्मीरी हुर्रियत पसंद होने का बिल्कुल नहीं बता रहा था। ये बात उसने दिल में तय कर ली थी कि वो उन्हें अपने कश्मीरी हुर्रियत परस्त होने का बिल्कुल नहीं बताएगा। वो बिरजू डाकू और रामदत्त के साथ झोंपड़े में आया। झोंपड़े में एक मिट्टी के तेल की लालटेन रोशन थी। जमीन पर छोटी दरी बिछी थी। एक चारपाई भी थी जिस पर सादा सा बिस्तर लगा था। चारपाई के पास 2 मूढ़े पड़े थे। बिरजू डाकू चारपाई पर बैठ गया। रामदत्त और शाहिद अली सामने मूढ़ों पर बैठ गए। बिरजू डाकू ने सरहाने के नीचे से सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाया और रामदत्त से कहा, इस कालीकर ने तुम्हें बड़ी तकलीफें दी, मुझे मालूम है, मगर रामदत्त मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। समझ लो कि उसकी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े रह गए हैं। इतने में एक डाकू चाय का ग्लास लेकर आया। वो सब चाय पीने लगे। बिरजू डाकू ने अचानक मुजाहिद शाहिद अली की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? शाहिद अली ने कहा, मेरा नाम हैदर खान है। बिरजू डाकू ने पूछा, कहाँ के रहने वाले हो, करते क्या हो? शाहिद अली ने पहले ही सब कुछ सोच रखा था। उसने कहा, मैं बम्बई में पुराने फर्नीचर की खरीदो फरोख्त का धंधा करता था। इलाके का एक थानेदार एक बार मेरी दुकान पर आया। उसको एक सोफा सेट पसंद आ गया। कहने लगा कि ये मेरे फ्लैट में पहुंचा दो। मैंने कीमत बताई तो बोला, मुझसे कीमत मांगते हो, जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैंने कहा, जानता हूँ आप इलाके के थानेदार हैं, लेकिन ये मेरा धंधा है।
मैं सोफा सेट की कीमत लिए बगैर आपको नहीं ले जाने दूंगा। उसने मुझे बहन की गाली दी तो मुझे तैश आ गया और मैंने उसे उठाकर फर्श पर पटक दिया। बिरजू डाकू बेख्तियार बोल उठा, शाबाश शाबाश। रामदत्त ने पूछा, फिर क्या हुआ? शाहिद अली ने कहा, बस थानेदार मेरा दुश्मन हो गया। 2 रोज के बाद पुलिस की गार्ड लेकर मेरी दुकान पर आया और बोला, हमें इत्तला मिली है कि तुम हेरोइन बेचते हो, और उसके साथ ही पुलिस ने मेरी दुकान की तलाशी लेनी शुरू कर दी। खुदा जाने कहां से एक सिपाही ने हेरोइन की थैली निकाल ली और कहा, सर ये है हेरोइन जो इसने छुपाई थी। उसी वक्त पुलिस मुझे गिरफ्तार करके ले गई। थानेदार तो मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। उसने जल्लाद कालीकर से मिलकर मुझे पत्थरगढ़ के किले में पहुंचा दिया, जहां उसी रोज से मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये तो भला हो भाई रामदत्त का कि इसको मेरा ख्याल आ गया और ये मुझे भी वहां से निकाल कर ले आया। बस ये मेरी कहानी। बिरजू डाकू ने कहा, ठीक है, अब तुम दूसरे झोंपड़े में जाकर सो जाओ, बाकी बातें कल होगी। बिरजू डाकू ने अपने एक साथी डाकू के हमरा मुजाहिद शाहिद अली को बाहर भेज दिया। जब शाहिद अली चला गया तो बिरजू ने रामदत्त से कहा, रामू तुम्हारा क्या ख्याल है, ये कहीं पुलिस का आदमी तो नहीं? रामदत्त बोला, गुरु कैसी बातें करते हो, अगर ये आदमी पुलिस का मुखबर होता तो तुम्हें जेल तोड़ते देखकर दुहाई देने लग जाता कि मुझे भी साथ ले चलो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मगर इसने तो कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उल्टा मैं इसे अपनी मर्जी से साथ ले आया हूँ, क्यों न इसे भी जल्लाद कालीकर से मुक्ति दिला दूं। बिरजू डाकू ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, तुम चाहे कुछ कहो, मुझे इस आदमी पर शक है, ये झूठ बोल रहा है, ये आदमी असल में कोई और है। खैर अब तुम जाकर आराम करो, सुबह देखा जाएगा। शाहिद अली कमांडो साथ वाली झोंपड़ी के अंदर दरी पर लेटा सोच रहा था कि कहीं उल्टी आंखें गले न पड़ जाएं। पुलिस की कैद से तो निकल आया हूँ, इन लोगों को मेरी असलियत का पता चल गया कि मैं कश्मीरी मुजाहिद हूँ तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। हो सकता है कि बिरजू डाकू किसी पुलिस ऑफिसर की खुशनुदी हासिल करने के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दे। शाहिद अली ने फैसला किया कि वो इन डाकुओं के डेरे से सुबह मौका पाकर फरार हो जाएगा। अभी तक डाकू लोग उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे थे और बज़ाहिर उसे हर किस्म की चलने फिरने की आजादी थी। शाहिद अली जब दिन चढ़े उठा और झोंपड़ी से बाहर आया तो बाहर 2 डाकू स्टेन गन लिए ऐसे खड़े थे जैसे पहरा दे रहे हों। शाहिद अली का माथा ठनका, मगर उसने यही जाहिर किया कि जैसे कोई खास बात नहीं। जब वो मुंह हाथ धोने के लिए करीबी तालाब की तरफ चला तो दोनों डाकू उसके दाएं बाएं होकर उसके साथ चलने लगे। मुजाहिद शाहिद अली समझ गया था कि बिरजू डाकू ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। उसने अनजान बनते हुए कहा, तुम लोग मेरे साथ क्यों चलने लगे हो? उनमें से एक डाकू ने हंसकर कहा, गुरु का ऑर्डर है कि हम तुम्हारी रक्षा करें। वो शाहिद अली की रक्षा नहीं बल्कि निगरानी कर रहे थे। ये फैसला बिरजू डाकू ने सुबह सुबह रामदत्त के साथ मशवरा करने के बाद किया था। उसने रामदत्त को मुंह अंधेरे अपने झोंपड़े में बुलाकर कहा, रामू, हम पत्थरगढ़ किले में अपना मुखबर भेजकर पता कराएंगे कि तुम्हारी कोठरी के साथ वाली कोठरी में जो कैदी था वो कौन था और उसे किस जुर्म में वहां लाया गया था। रामदत्त ने कहा, गुरु इसकी क्या जरूरत है? बिरजू बोला, मुझे शक है कि ये आदमी पाकिस्तानी जासूस है और इसे जासूसी करने के जुर्म में किले में बंद किया गया था और उससे पूछगिछ हो रही थी। रामदत्त ने कहा, गुरु अगर ये बात सच निकली तो हमें उससे क्या लेना देना? बिरजू ने कहा, अगर साबित हो गया कि ये शख्स जो अपना नाम हैदर खान बताता है वाकई पाकिस्तानी जासूस है तो हम इसे हुकूमत के हवाले करके हुकूमत की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। रामदत्त ने कहा, इससे हमें क्या फायदा होगा? बिरजू डाकू बोला, तुम इन बातों को नहीं समझते, ये खुशनुदी आगे चलकर किसी मुश्किल में हमारे काम आ सकती है। रामदत्त ने पूछा, फिर अब तुम क्या चाहते हो? बिरजू डाकू कहने लगा, पहला काम तुम ये करो कि इस शख्स के झोंपड़े के बाहर अपने आदमियों का पहरा बिठा दो। वो तालाब पर दिन में सिर्फ एक बार जाए और हमारे 2 आदमी असलहा लेकर उसके साथ हों। इसके सिवा इस शख्स को झोंपड़े से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इस दौरान मैं अपने मुखबर को कला पत्थरगढ़ भेज देता हूँ ताकि वो अपने तौर पर मालूम करे कि ये शख्स हैदर खान असल में कौन है। रामदत्त ने कहा, ठीक है गुरु, ऐसा ही होगा। चुनाचे उसके फौरन बाद मुजाहिद शाहिद अली के झोंपड़े के बाहर 2 मुसल्लह डाकू पहरा देने के लिए आ गए। शाहिद अली समझ गया कि वो गड़े से निकलकर सचमुच कुएं में आन गिरा है। जब वो मुंह हाथ धोकर तालाब से वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी को 6-7 मुसल्लह डाकुओं ने घेरे में लिया हुआ था और शाहिद अली की तरफ घूर घूर कर देख रहे थे। शाहिद अली खामोशी से झोंपड़ी में आकर दरी पर बैठ गया। एक डाकू वहीं उसके लिए चाय का गिलास और एक रोटी ले आया। नाश्ते के बाद उसने झोंपड़ी से बाहर आने की कोशिश की तो एक हट्टा कट्टा दराज कद डाकू स्टेन गन तान कर उसके सामने आ गया। बाबू, अंदर ही बैठे रहो, गुरु का हुक्म है कि तुम्हें झोंपड़ी से बाहर न निकलने दिया जाए। इन डाकुओं से बहस बेकार थी। शाहिद अली हालात को समझ गया था। वो चुपके से झोंपड़ी में वापस आकर दरी पर लेट गया और वहां से फरार का कोई कारगर तरीका सोचने लगा। दूसरी तरफ बिरजू डाकू ने सुबह ही सुबह एक आदमी को शाहिद अली के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए किला पत्थरगढ़ की तरफ भेज दिया। उस आदमी ने वापस आकर बिरजू को बताया कि ये आदमी पाकिस्तानी जासूस है और किले में इसके दूसरे साथियों के बारे में पूछगिछ हो रही थी। उसने ये भी बताया कि पुलिस की भारी नफरी मफरूर रामदत्त और हैदर खान की तलाश में जंगल की तरफ आने ही वाली है। बिरजू डाकू ने ये सुनते ही पहला काम ये किया कि शाहिद अली के पांव में लोहे के मोटे कड़े डलवा दिए कि वो भाग न सके और उसके दोनों हाथ भी पीछे बांध दिए। शाहिद अली ने मुदाफियत की कोशिश की मगर वो निहत्था था और वहाँ राइफलें और स्टेन गन लिए 10-12 डाकू उसको घेरे में लिए खड़े थे। ये सब के सब खूनी डाकू थे। शाहिद अली किसी मौके के इंतजार में खामोश हो गया। बिरजू डाकू ने उसी वक्त अपने गिरोह को कूच का हुक्म दे दिया। शाहिद अली को 6-7 डाकुओं ने अपनी हिरासत में लेकर जीप में सवार करवा दिया और डाकुओं का ये गिरोह देखते देखते जंगल से डेरा डंडा उठाकर एक तरफ को रवाना हो गया।
सारा दिन डाकू जंगल की घाटियों और दुश्वार गुजार रास्तों पर सफर करते रहे। शाम के करीब उन्होंने एक बड़ी नहर पार की और एक पहाड़ी गार में आकर पड़ाव डाला। शाहिद अली को एक छोटे से गार में बंद करके बाहर 2 डाकुओं का पहरा बिठा दिया गया। इस दौरान शाहिद अली ने रामदत्त या बिरजू डाकू से मिलने की बहुत कोशिश की ताकि उसे दरियाफ्त कर सके कि उसके साथ ये क्या सलूक किया जा रहा है, लेकिन उनसे मुलाकात की इजाजत न दी गई। शाहिद अली बुरी तरह फंस गया था, लेकिन वो मायूस न हुआ। वो हर लम्हे वहाँ से फरार के तरीकों पर गौर करता रहा। अभी तक उसे फरार की कोई तरकीब उसके ज़हन में नहीं आई थी। इतना वो समझ गया था कि डाकू को पता चल गया है कि वो कश्मीरी मुजाहिद हैं और वो हुकूमत या पुलिस से कोई खास मराहत हासिल करने के लिए उसे बहुत जल्द पुलिस के हवाले कर देंगे। शाहिद अली इससे पहले उसके चुंगल से निकल जाना चाहता था, लेकिन उसके आसपास हर वक्त 6-7 मुसल्लह डाकू मौजूद रहते थे और फिर उसके पाँव में लोहे के कड़े डाल दिए गए थे, जिसकी वजह से भागना तो दरकिनार शाहिद अली को चलने में भी सख्त दुश्वारी हो रही थी। शाहिद अली के पाँव में जो लोहे के मोटे कड़े डाले गए थे वो चाबी लगने से खुलते थे और चाबी लगने से बंद हो जाते थे। शाहिद अली ने गार के अंदर उन्हें खोलने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। अगर उसके पास लोहे का कोई तार होता तो वो कड़ों के ताले खोल सकता था, मगर वहाँ लोहे की तार उसे कहीं न मिली। रात को उसके हाथों की रस्सी खोल दी जाती। इस नए पड़ाव पर आकर डाकुओं को 2 दिन गुजर गए। तीसरे रोज रात को डाकू कहीं से एक तवाइफ लाए और वहाँ रक्स सरोद की महफिल शुरू हो गई। मुजरा शुरू हो गया और शराब लुटाई जाने लगी। छोटे से गार के अंदर बैठे शाहिद अली को तवाइफ के गाने, डाकुओं की हाहू की आवाजें आ रही थी। जिस गार में शाहिद अली को कैद किया गया था उसके दहाने को दरख्तों के मोटे तने रख कर बंद कर दिया गया था। बाहर 4 मुसल्लह डाकुओं का पहरा लगा था। जो डाकू शाहिद अली के लिए अचार वाली 2 रोटियां और पानी लेकर आता, वो दूसरे डाकुओं की मदद से दरख्त के भारी टहन हटाकर गार में दाखिल होता और शाहिद अली के आगे रोटी रखकर उसी तरह वापस चला जाता और गार के मुंह को उसी तरह बंद कर दिया जाता। रात के वक्त शाहिद अली के हाथ खुले होते थे, सिर्फ पाँव में आहनी करे होते थे, जिसकी वजह से वो भाग तो नहीं सकता था लेकिन कदम कदम चल सकता था। उसने सोचा कि अगर वो खाना लाने वाले डाकू को हलाक भी कर दे तो बाहर जो 4 डाकू राइफलें और स्टेन गन लिए पहरा दे रहे हैं उनसे बचकर नहीं निकल सकता। अगर ये लोग खूंखार डाकू थे तो शाहिद अली भी कोई मामूली कैदी नहीं था। वो हर लम्हे इस तलाश में रहता कि वहाँ से फरार होने का कोई जरा सा मौका मिल जाए। आखिर उसे ये मौका मिल गया। जिस रात डाकू ने शराब और मुजरे की महफिल सजाई, उस रात शाहिद अली चौकस होकर गार में बैठा रहा। उसके कान बाहर तवाइफ के गाने और डाकुओं की हाव हू की आवाजों पर लगे हुए थे। उसे मालूम था कि ये लोग बेतहाशा शराब लुटाएंगे और जो डाकू गार के बाहर पहरा दे रहे हैं वो भी शराब की बहती गंगा में 2-4 डुबकियां जरूर लगाएंगे। उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। गार के बाहर जो डाकू पहरा दे रहे थे वो मुजरे की महफिल में तो न गए, लेकिन उन्होंने शराब की 2-3 बोतलें वहीं मंगवा ली और अपनी अलग मंडली लगा ली और शराब पीनी शुरू कर दी। शाहिद अली अंधेरे में गार के थाने के पास आकर दरख्त के मोटे मोटे शहतीर नुमा टहनों के करीब आकर बैठ गया और बाहर वाले डाकुओं की आवाजें गौर से सुनने लगा। वो समझ गया था कि पहरा देने वाले 4 डाकू ही शराब पी रहे हैं। अब वो उनके मदहोश होने का इंतजार कर रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि अगर इन डाकुओं ने शराब पी कर अपनी सुध-बुध खो दी तो वो लोहे के कड़ों समेत वहाँ से जंगल में निकल जाएगा और कदम कदम चलते हुए दिन निकलने तक जितनी दूर जा सकता चला जाएगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। वहाँ माले मुफ्त दिले बेरहम वाला मामला था। डाकू शराब खरीद कर तो लाए नहीं थे, पता नहीं शराब के किस ठेके पर धावा बोलकर वो शराब की बोतलें बोरी भर कर ले आए थे और बेदरीग पी रहे थे। शाहिद अली की सारी तवज्जो गार के बाहर बैठे शराब पीने वाले डाकुओं पर लगी हुई थी। ये 4 डाकू पहले तो थोड़ी थोड़ी पीते रहे, जब जरा नशा चढ़ा तो उन्होंने भी शराब लुटानी शुरू कर दी। उन्हें शराब चढ़ गई। पहले उनकी बातें शाहिद अली की समझ में आ रही थी, फिर उन्होंने नशे में खुदा जाने क्या बकबकाहट शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाजें धीमी होने लगी। गार के बाहर सामने वाले दरख्त के साथ एक लालटेन रात को रोशन करके लटका दी जाती थी। शाहिद अली ने दरख्त के मोटे टहनों की शाखों और पत्तों को हाथ से हटाकर बाहर निगाह डाली। उसने देखा कि 4 डाकू नशे में तो थे। वो डाकू तो पी कर शायद बेहोश हो गए थे। एक शराब की बोतल हाथ में लिए जमीन पर बैठा आगे पीछे झूल रहा था। तीसरा डाकू भी बोतल थामे जमीन पर बैठा था और मदहोशी में कुछ कहता जा रहा था और साथ साथ बोतल मुंह के साथ लगाकर घूंट भी भरता जाता था। दूसरी जानिब से तवाइफ के मुजरा गाने की आवाज बराबर आ रही थी। दूसरे डाकुओं के शोर शराबे की आवाज भी आ रही थी। शाहिद अली इस इंतजार में था कि बाकी के 2 डाकू भी बेहोश हो जाएं तो वो बाहर निकले। शराब ऐसी वाहियात शय है कि आदमी थोड़ी सी भी पिए तो उसकी मत मारी जाती है और ज्यादा चढ़ जाने के बाद तो आदमी को होश नहीं रहता। आखिर बाकी के 2 डाकू भी अपनी अपनी बोतलें खाली करके वहीं लुढ़क गए। इससे बेहतर सुनहरी मौका शाहिद अली को शायद कभी नहीं मिल सकता था। वो उठा, पूरी एहतियात और पूरी ताकत के साथ उसने दरख्त के एक तिरछे लगे हुए भारी टहन को एक तरफ खिसकाकर इतनी जगह बना ली कि वो उसमें से रेंग कर गुजर सकता था। दूसरे लम्हे वो गार से बाहर था।